बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो हमने एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि बायोलॉजी का बेस बनाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। हमने प्रोकैरियोट कवर की, अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने यूकैरियोटिक सेल में दो टॉपिक्स उसके अंदर के कवर कर लिए थे, एक था सेल वॉल और सेकेंड था हमारा सेल मेम्ब्रेन। और वीडियो के एंड तक जरूर रहना क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में कल हमने एक सेल मेम्ब्रेन का ओवरव्यू किया था, सेल मेम्ब्रेन को देखा था और हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारी स्टार्टिंग होने जा रही है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे? तो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कल सेल वॉल जब हमने खत्म किया था सेल वॉल का टॉपिक, तो उसमें दो चीजें रह गई थी। एक उसमें रह गई थी मिडिल लैमेला और दूसरा हमारा रह गया था प्लाज्मोडेस्माटा। तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में दिए थे, तो आज लेक्चर के लास्ट में हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि आप पता करके आए हो कि नहीं आए हो। तो मैंने क्या क्वेश्चन दिया था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है और ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। तो इसकी डिस्कशन हम लेक्चर के लास्ट में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल में जो हमारे दो टॉपिक छूट गए थे हम पहले उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मिडिल लैमेला, मेरे साथ लिखते हुए चलना। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि लिखने से जल्दी याद होता है और समझ में भी आता है। चाहे आप रफली नोट करना, बाद में अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, लेकिन लिखने से जल्दी याद होता है। तो सबसे पहले डालेंगे हम मिडिल लैमेला जो कि सेल वॉल से ही बनता है, सेल वॉल ही उसका फॉर्मेशन करती है। तो मिडिल लैमेला का वर्क क्या होता है? तो ये क्या करती है, सीए प्लेटेड, इसमें सीए प्लेटेड बनती है। मतलब मिडिल लैमेला सीए प्लेटेड बनाती है जो किसमें काम आती है, जो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने में काम आती है। एक सेल से दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो हम वही लिखेंगे, सीए प्लेटेड CA plated bond and connection between two neighboring cell। बच्चों वाले ग्रुप में डाल देना 7वीं क्लास की। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? ये सीए प्लेटेड बनाती है जो कि किसमें मदद करती है, एक सेल से, जैसे हमारी एक सेल ये रही, दूसरा ये रही, इनके बीच में कनेक्शन के लिए सीए प्लेटेड बन जाती है जो कि एक सेल से दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है। फिर दूसरा हमारा हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, लाइट चालू करेंगे। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बनाता है। एक सेल का साइटोप्लाज्म। अब मिडिल लैमेला क्या कर रहा था, इसकी सेल वॉल एक्सटेंड हो रही थी, इसकी सेल वॉल टूट रही थी। तो सेल वॉल के बाद क्या आता है यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रही थी। फिर जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो कनेक्शन बनाता है साइटोप्लाज्म के बीच। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको भी तोड़ देती है और उसके बीच में कनेक्शन बनाती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म को जोड़ने के लिए स्टैंड बनाई जाती है। जैसे मान लो नदी है, तो नदी को हम कैसे पार करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में पुल बनाया जाता है ना, ब्रिज बनाया जाता है। तो वैसे ही ये एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए, उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए बीच में ब्रिज का काम करती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, ब्रिज बनाना, ब्रिज को बनाती है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बिटवीन स्ट्रैंड
बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए, उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रैंड बनाती है, खंबे का काम करती है। अब यहाँ पे हमारी सेल वॉल एंड हो गई है। अब इसके अलावा हमें सेल वॉल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। मतलब अगर एक भी पार्ट खराब हो जाएगा तो हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें कौन कौन मिलता है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम ले लिया तो ब्लड वेसल्स, किडनी और हार्ट मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। जब किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करके हार्ट के पास भेजेगी, हार्ट आयोटा के पास भेजेगा, आयोटा ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरी। तो ऐसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके बनता है। और इसमें से अगर एक भी चीज़ खराब हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गया, हमारे ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारे सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है कि अगर इसके फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बीच में कनेक्शन है, अगर एक के बीच में भी कनेक्शन टूटा तो फिर आगे सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसके जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड, फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं। और ये किस किस से मिलकर बनता है? तो इसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब इसी को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC का मतलब हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, GC का मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो फर्स्ट में हम हेडिंग डालेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे हम इसको लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ER, आगे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है, इसकी चलो शक्ल बनाते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो ये होता है नेटवर्क ऑफ स्केलर्ड ट्यूब। ये ट्यूब्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं। तो ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ स्केलर्ड ट्यूब्स। सबसे पहले होता है नेटवर्क ऑफ स्केलर्ड ट्यूब। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। S फॉर स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर रफ, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अब देखो क्या होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उनसे राइबोसोम आकर अटैच हो जाए, तो जब उनसे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो रफ हो जाती है,
खुदरी हो जाती है, तो उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच ना हो तो हमने उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हम लिख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके इस तरह से प्रेजेंट होता है और ऐसे ही करके स्केलर ट्यूब्स बनाता है, तो उनसे इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो इनडायरेक्टली कनेक्शन बिटवीन किसके बीच होता है, किससे कनेक्ट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनडायरेक्टली कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनडायरेक्टली कनेक्ट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? ये लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लिपिड और प्रोटीन को बनाता है। तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है और ये लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, लिपिड और प्रोटीन को बनाता है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टेरॉइड और लिपिड की सिंथेसिस करना। इसका भी वही काम होता है, स्टेरॉइड्स और लिपिड की सिंथेसिस करना। तो सिंथेसाइज स्टेरॉइड एंड लिपिड्स। चलो उसके बाद फिर से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। पहले जितना भी हमने स्लाइड में लिखा है उसको हम समझते हैं। हमने सेल वॉल में दो चीजें कल हम नहीं कवर कर पाए थे, एक था मिडिल लैमेला, एक था प्लाज्मोडेस्माटा। तो मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला में सीए प्लेटेड जो होती हैं वो बनती हैं और ये किसके बीच में कनेक्शन बनाता है? ये नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल, एक सेल से दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बनाता है दो सेल के बीच में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बनाता है। उसके पास हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारी चार चीजों से मिलकर बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा स्केलर ट्यूब का नेटवर्क होता है और इनडायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने रफ क्यों बोला? क्योंकि जब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम बाइंड कर जाए तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रफ हो जाती है, तो उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। जब बाइंड ना करें तो वो स्मूथ रहती है, तो उसको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसिस करना, किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? सिंथेसिस करना, किसकी? स्टेरॉइड और लिपिड्स की। तो इतना हो गया है, साइट हो गया, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आगे क्या देखेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने इन 1898 में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम डालते हैं जीसी, जीसी मींस गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आने वाले बहुत आते हैं रात को। भैया अपना गेट बंद कर लियो, जरा आवाज आ रही। हाँ, तो काट देना वीडियो में, वीडियो चल रही है, काट देना।
चलो इसके बाद हम डालते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में डालेंगे हम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फुल मीनिंग लिख चुके हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने इन 1898 में। और इसका नंबर वेरी करता है हर सेल में। इसमें सिस्टर्नी पाई जाती हैं। सिस्टर्नी का मतलब जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई का नेटवर्क कैसा होता है, पहले एक बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी डिस्क, फिर छोटी डिस्क। तो ये फ्लैट और डिस्क शेप होता है और इसके नंबर अलग अलग होते हैं हर सेल में। और जो ऊपर वाली हमारी सिस्टर्नी होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स या सिस, नीचे वाली को हम बोलते हैं कॉनकेव या ट्रांस। और इसको हम फॉर्मिंग बोलते हैं, ऊपर वाली को हम फॉर्मिंग भी बोलते हैं और नीचे वाली को हम मैच्योरिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1898। और वेरिएबल इन नंबर इसके हर सेल में अलग अलग पाए जाते हैं, नंबर वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल इन नंबर, फ्लैट और डिस्क शेप इसमें सिस्टर्नी पाई जाती हैं, या फिर तो फ्लैट होगी डिस्क की तरह होगी, डिस्क शेप होगी। तो फ्लैट एंड डिस्क शेप सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी का साइज कितना होता है, सिस्टर्नी का साइज होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक एक सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक की एक सिस्टर्नी होती है। तो अब हम इसको बनाते हैं, इसकी सिस्टर्नी दिखती कैसी है। ये हो गई हमारी एक, ये हो गई दूसरी, तीसरी, चौथी। वाईफाई का नेटवर्क लग रहा है तो ये वाईफाई के नेटवर्क की तरह हो सकती है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद जो ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाली सिस्टर्नी होती है उसको हम बोलते हैं सिस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग। नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रांस, कॉनकेव या मैच्योरिंग। तो इसको हम बोलते हैं सिस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग। इसको हम बोलते हैं ट्रांस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या मैच्योरिंग। इसका काम होता है पैकेजिंग करने का और ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का ग्लाइकोजाइलेशन करती है और पैकेजिंग करती है। तो इसका काम हम लिख लेते हैं डू पैकेजिंग एंड ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ, डू पैकेजिंग एंड ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब देखिए हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या देखा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी इन 1898 में कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसका नंबर हर सेल में वेरी करता है, इसका नंबर फिक्स नहीं होता है। फ्लैट या डिस्क शेप होती है सिस्टर्नी इसकी, और एक सिस्टर्नी का साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। फिर जब हम इसको बनाते हैं तो ये वाईफाई की शेप की तरह दिखाई देती है। ऊपर वाले को हम सिस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रांस, कॉनकेव या मैच्योरिंग बोलते हैं। और इसका काम होता है डू पैकेजिंग, पैकेजिंग करना और ग्लाइकोजाइलेशन करना, किसकी, लिपिड और प्रोटीन की। मतलब ये पैकेज करके पाउच बनाती है, जिसको हम आगे लाइसोसोम बोलेंगे। तो पाउच बना के, मान लो कोई इसने लाइसोसोम बनाया, ठीक है, मान लो आगे चल के ये लाइसोसोम बनाएगी, मतलब उसमें प्रोटीन या किसी भी एंजाइम को स्टोर करके भेजेगी। तो मान लो न्यूक्लियस के पास इसने भेज दिया, उसमें डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के न्यूक्लिक एसिड को इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो ये उसके पास कौन सा एंजाइम बना के भेजेगी, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस बना के भेजेगी। मान लो पैक्टिन को तोड़ना है तो पैक्टिन को तोड़ने के लिए पैक्टोज भेजेगी। प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए
प्रोटीएज भेजेगी। मतलब ये वैक्यूल के ऊपर, लाइसोसोम के ऊपर एड्रेस लगाती है कि इस एंजाइम को हमें कहाँ भेजना है। तो इसके बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का काम, जो कि अभी हमने बताया, किससे बनती है? विसरल वेसिकल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाती है लाइसोसोम को। तो वेसिकल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूनिट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब मान लो कोई प्रोटीन आया और वो एक जगह आके इकट्ठा हो गया, उसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई, तो उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब उसके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, तो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड प्रोटॉन पंप इसके पास प्रेजेंट होता है। अब मैंने पंप का क्या बताया था? पंप का मतलब जहां पर भी पंप वर्ड प्रेजेंट हो रहा है वहां पर एटीपी यूज होगी। मतलब अगर लाइसोसोम कोई भी काम करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे जब ये कोई भी वर्क करता है तो उसमें ये एटीपी को यूज करता है, तो इसीलिए प्रोटॉन पंप इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पंप प्रेजेंट। अब इसके बाद हमने क्या देखा? वेसिकल होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद इसका काम क्या होता है? जितने भी हाइड्रोलिटिक, हमने क्या बताया कि ये क्या करेगी? एंजाइम्स को स्टोर करती है। और लाइसोसोम एंजाइम को, कौन से एंजाइम को कहाँ लेके जाना है उसका काम करता है। तो स्टोर्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब जो तोड़ दे। जैसे हमने बताया कि मतलब न्यूक्लिक एसिड है, उसको हमने ब्रेक करवाना, उसको हमने तोड़वाना, तो हम उसके पास कौन सा एंजाइम भेजेंगे? न्यूक्लियस। पेक्टिन को तोड़वाना तो पेक्टोज, प्रोटीन को तोड़वाना है तो प्रोटीएज। तो लाइसोसोम का काम होता है तोड़ना, ब्रेक करवाना, एंजाइम्स की ब्रेक डाउन करवाना। तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिख लो चाहे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस एक लिख लो आप। जैसे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना होगा तो उसके पास कौन सा वैक्यूल जाएगा? जिसके पास न्यूक्लियेज एंजाइम होगा। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए अगर ये इसकी ब्रेकडाउन करवाएगा, न्यूक्लियस। अब हमारा लाइसोसोम हो गया। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है वैक्यूल। इसके बाद हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं हमने स्लाइड में क्या क्या कवर किया। हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी इन 1898 में। इसके नंबर वेरी करते हैं, हर सेल में ये अलग अलग पाई जाती है, इसके नंबर अलग अलग होते हैं। फ्लैट और डिस्क शेप होती है, सिस्टर्नी इसकी, और सिस्टर्नी का साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। फिर ऊपर वाले फेस को हम कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग बोलते हैं, नीचे वाले फेस को ट्रांस कॉन्केव या मैच्योरिंग बोलते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग करने का और ग्लाइकोजाइलेशन करने का, लिपिड और प्रोटीन का। उसके बाद हमारे पास आया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल से ही बनता है। इसके पास यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसके पास प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। मतलब ये कोई भी काम करेगा तो उसमें एनर्जी का यूज करेगा, इसको एटीपी की जरूरत होगी। इसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चल के जो प्रोटीन्स होती है उनको ब्रेक करवाते हैं, उनको तोड़वाते हैं। जैसे हमने एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे हमने एक प्रोटीन लिख रखी है, जैसे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक डाउन करवाना है तो कौन सा लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगा? न्यूक्लियेज रिलीज करेगा। अब इसके बाद हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लास्ट रह गया है वैक्यूल। तो हम उसको लिखते हैं वैक्यूल। तो लाइसोसोम फोर्थ कंपोनेंट आता है। फोर्थ कंपोनेंट हमारा है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है?
तो वैक्यूल एलिमिनेशन करवाता है सेल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। अब सेल में क्या सारी अच्छी चीजें बन रही हैं? नहीं ना, हमारी बॉडी में भी हर चीज क्या अच्छी बनती है? नहीं बनती है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे स्वेट हो गया, यूरिन हो गई, स्टूल हो गया। तो सेल के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स जो सेल के काम के नहीं है, फैट्स सेल के काम के नहीं है, तो उनका एलिमिनेशन कौन करवाएगा? वैक्यूल करवाएगा। तो वैक्यूल का काम क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फैगोसाइटोसिस सेल से करवाता है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर कर देता है। तो एलिमिनेशन ऑफ excretory products। और इसमें यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पंप नहीं, सिर्फ पंप प्रेजेंट होता है। मतलब ये कोई भी काम करेगा तो किसका यूज करेगा? एटीपी का यूज करेगा। पंप प्रेजेंट है, हमने क्या बताया था? अगर जहां पर भी पंप प्रेजेंट हो तो वहां पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके काम होगा। और इसके ऊपर अब वैक्यूल क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रोटीन है जो हमारी सेल में काम की नहीं है, वो एक जगह आकर इकट्ठी हो गई और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई, एक लेयर आ गई, जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ गई वैक्यूल के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? मेम्ब्रेन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब मेम्ब्रेन को हमने किसको बोला? मेम्ब्रेन को बोला, यूनिट मेम्ब्रेन को। यूनिट मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला? टोनोप्लास्ट। फिर उसके बाद जैसे अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और प्रोटिस्ट में होता है फूड वैक्यूल। जो कि मान लो कोई ऐसा खाना है जो सेल में काम का नहीं है, सेल को पता ही हमारे कोई भी काम का नहीं है, तो वो प्रोटिस्ट की सेल में बाहर निकालना, प्रोटिस्ट की सेल से एलिमिनेशन करवाना, उसका एलिमिनेट आउट करवाना है। तो वो कौन करवाएगा? फूड वैक्यूल। और वैसे ही अमीबा में अगर किसी चीज की एलिमिनेशन करवानी है, एलिमिनेट करवाना है उसको सेल से बाहर, तो कौन करवाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा और फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्ट। वैक्यूल इन प्रोटिस्ट। अब हमारा यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की यहाँ पे हमारी समाप्ति हो गई है। अब इसके बाद हम दोबारा से फटाफट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को रिवाइज करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल आता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ स्केलर ट्यूब। स्केलर ट्यूब्स का नेटवर्क बनाता है। इसमें हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनडायरेक्टली न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब बोला? जब उसकी मेम्ब्रेन पर आकर रोबोसोम बाइंड कर गए। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम बाइंड कर गए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर बाइंड नहीं करे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसाइज करवाना, किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसाइज करवाना स्टेरॉइड और लिपिड की। अब इसके बाद हमारे पास आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी इन 1898 में कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने, और उसमें उन्होंने देखा कि डिस्क शेप या फ्लैट शेप सिस्टर्नी होती हैं जिनका साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। उसके बाद वाईफाई के नेटवर्क की तरह होती हैं। ऊपर वाले हमने, मतलब मान लो वाईफाई का नेटवर्क मान लो उसको, तो ऊपर वाली सिस्टर्नी को हमने कॉन्वेक्स, ट्रांस या फॉर्मिंग बोला। फिर नीचे वाले को हमने कॉनकेव, नहीं, ऊपर वाले फेस को हमने सिस बोला। ऊपर वाले फेस को हमने सिस, नीचे वाले को ट्रांस। सिस का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग। इसके अलावा हम उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं और ट्रांस को हम कॉनकेव या मैच्योरिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास, और इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग करवाना। डू पैकेजिंग एंड ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स का ग्लाइकोजाइलेशन करवाना और लिपिड और
पैकेजिंग करवाना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बनता है? वेसिकल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल से ही बनता है। और यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के पास, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं। जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा तो उसमें डीएनए में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए हमने एग्जांपल लिया था न्यूक्लियस, पेक्टिन को तोड़ने के लिए पेक्टोज, प्रोटीएज को तोड़ने के लिए प्रोटीएज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? तो वैक्यूल में एलिमिनेशन करवाता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का, जो भी सेल के अंदर बेकार सी चीजें उनको सेल से बाहर निकलवाता है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पंप प्रेजेंट होता है, मतलब जब मान लो कोई बेकार सी प्रोटीन है वो हमारी सेल में एक जगह के आकर इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको हमने बोला टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला? उस यूनिट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। पंप प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी कैसे काम करेगा? एक्टिवली वर्क करेगा। किसका यूज करेगा? एटीपी का यूज करेगा। फिर उसके बाद जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा, अमीबा में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलवाता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल निकलवाता है। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल निकलवाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे के टॉपिक नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल हम माइक्रोबॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। तो हमने जितना भी आज पढ़ा है, और हाँ क्वेश्चन रह गए हैं, बताइए क्या हमने दिया था? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? ये होमवर्क दिया था कल। और ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट सेल होती है एन ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अंदर सेल पाई जाती हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेल उसको कहा गया है, तो ऑस्ट्रिच एग। फिर स्मॉलेस्ट सेल हमने कहा गया है माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा को कहा गया है 0.3 to 0.5, जिसका साइज माइक्रोमीटर साइज होता है। अब हमने वायरस को क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमने बताया था कि वायरस नॉन लिविंग है। वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, वो किसी वेक्टर के साथ जाके बाइंड करके अपने आप को डिवाइड करता है, लेकिन उसके पास खुद इतनी एबिलिटी नहीं है क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। तो इसीलिए हमने वायरस का साइज तो 0.02 माइक्रोमीटर होता है, इसीलिए हमने उसको लिविंग सेल मतलब स्मॉलेस्ट सेल नहीं कहा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, वो लिविंग नहीं है। तो स्मॉलेस्ट सेल हमने कहा पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। फिर ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है नर्व सेल, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में। तो सबसे ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल हमारी कौन सी हो गई? नर्व सेल, जो कि लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। तो हमारा होमवर्क भी डिस्कस हो गया है और हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज खत्म हो गया है। आज हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, इतने बार रिवाइज किया है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू लेक्चर के एंड तक रहने के लिए, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।